नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं कि कृपया वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए, क्योंकि जितना वीडियो आगे बढ़ता जाएगा उतना अच्छा सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट फुल वीडियो देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। कुछ भी हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो अब देर ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। सेलेक्ट द ट्रायड इन व्हिच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायड्स। 6, 3, 12 यहाँ पर दिया है 9, 9, 9। तो जिस लॉजिक से ये ट्रायड बना हुआ है और ये बना हुआ है, सेम टू सेम लॉजिक से इन चारों में से भी कोई एक बना हुआ है। तो हमको वही निकालना है कि इन चारों में से कौन सा वाला सही होगा। तो पहले इससे पहले यहाँ पर ऑप्शन में जाने से पहले हमको यहाँ पता करना होगा कि ये किस लॉजिक से बना हुआ है। तो अगर हम देखें तो 6 और 3 से 12 कैसे आया वो हम देखेंगे। अगर हम 6 के साथ +3 करेंगे तो 9 होगा। 6 + 3 9। फिर उसमें हम अगर +3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर 9 + 9 18, +3 और कर देंगे तो 18 + 3 21 आएगा। मतलब 9 नहीं होगा, तो इस लॉजिक से नहीं होगा। तो मेन हमको लॉजिक पता करना होता है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, आप अंदाजा लगाइए कैसे कर सकते हैं इसको। अगर हम 6 से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। 6 - 3 3, उसमें इंटू 4 कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 - 9 करेंगे तो 0, 0 × 4 करेंगे तो 0 ही आएगा, 9 नहीं आएगा। तो इस तरह से भी नहीं होगा। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है देखिए, 6, 3, 12। तो हमें 6 और 3 से 12 निकालना है। तो हम एक काम करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36। इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 36 को 3 से डिवाइड करने पर आएगा आपका 12। अब आ गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम 9 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 9 × 9 81। अब 81 को बीच वाला यहाँ पर 3 से बीच वाला से डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। लॉजिक पता चल गया है। अब इन चारों में से भी सेम टू सेम लॉजिक लगा हुआ है कोई एक में। तो हम कौन सा वाला में लॉजिक लगा है देखते हैं। अब हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, एक्यूरेट 6 नहीं आएगा। तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा। 49 को 5 से डिवाइड करने पर 9 पॉइंट समथिंग 75 आएगा। तो ये आपका 10 नहीं होगा। तीसरा वाला देखते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ये बना के देखते हैं, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 2 4 4 6 आर 24। लो, अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। 64 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 16 आएगा। यानी कि हमको लॉजिक पता चल गया है। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ए सेम डाइस इज शोन बिलो। अलग अलग पोजीशन एक ही डाइस का, ये अलग अलग पोजीशन दिखाया गया है। डाइस यानी कि पासा, एक ही डाइस का या एक ही पासा का अलग अलग पोजीशन यहाँ पर दिखाया गया है। एक ही डाइस का है, याद रखिए। फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 4 अकॉर्डिंग टू द गिवन डाइस। तो हमें 4 का अपोजिट साइड में क्या होगा वही हमको निकालना है इस दिए गए डाइस के अनुसार। ये एक ही डाइस का अलग अलग पोजीशन है, ये याद रखिए। तो 4 का अपोजिट में क्या होगा वही पूछा है हमको। तो कैसे करेंगे, 4 कहाँ है पहले वो देखेंगे हम। यहाँ पर है 4। अब पहले यहाँ इस फिगर में और इस फिगर में देखिए आप, 1 और 6 कॉमन है। और डाइस में एक नियम क्या होता है, अपोजिट साइड हमेशा छुपा हुआ होता है पीछे। एक आगे होता है तो दूसरा वाला पीछे होता है, कभी भी दिखाई नहीं देता। एक साथ दो अपोजिट साइड कभी भी दिखाई नहीं देता है डाइस में। अब यहाँ पर देखिए, इस फिगर में और इस फिगर में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है।
यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा अगर 2 सेम टू सेम हो तो तीसरा जो बचा हुआ है वो अपोजिट हमेशा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर 1 और 6 है, इधर भी 1 और 6, दो एक ही डाइस का 2 पोजीशन है, ये अलग अलग, तो यहाँ पर भी 1 6 है, 1 6 है, तो 4 का अपोजिट हमेशा 5 हो जाएगा। जो कॉमन नहीं हो वो हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर 4 का पूछा है तो 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से है। अगर ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब इनटू है और डी का मतलब डिवाइड है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18, पहले ABCD यहाँ पर क्या है छोड़ दीजिए, नंबर लिखिए, सिर्फ 2 है, उसके बाद 4 है, 5 है और 15 है। अब D का मतलब क्या है, डिवाइड कर देंगे। A का मतलब प्लस है, C का मतलब आपका इनटू है और B का मतलब आपका माइनस है। बस खत्म। अब बॉडमॉस रूल फॉलो हो गया। बॉडमॉस रूल में हमें पहले डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड यहाँ है, तो हम पहले इसको करेंगे। 18 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 9 होगा, प्लस डिवाइड के बाद हमेशा इनटू आता है बॉडमॉस में, तो 4 इंटू 5 20 माइनस 15। ठीक है, अब 9 प्लस 20 माइनस 15 हो गया, तो 9 प्लस 20 29 माइनस 15 कर देंगे तो कितना होगा, 29 माइनस 15 14 होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये आपका पजल से है या सिटिंग अरेंजमेंट, कुछ भी बोलो इस सवाल। 7 boys A B C D E F and G are sitting in a straight line facing towards the north। मतलब 7 लड़के हैं, किधर देख रहे हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। तो 7 लड़का है तो हम 7 जगह चेयर बनाएंगे उनके लिए, उनको बैठने के लिए। ठीक है, 4 5 6 7। अगर उत्तर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट इधर होगा, आपका जिधर लेफ्ट है इधर ही लेफ्ट होगा, आपका जिधर राइट है उधर ही राइट होगा, बस खत्म। अब स्टार्ट कहां से होगा, ओनली 5 पर्सन्स आर बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में 5 आदमी है बोला है, बैठ रहा है, तो डी किधर होगा वही हमको पता करना होगा। डी इधर भी हो सकता है, अगर डी इधर हुआ तो एफ इधर होगा, अगर एफ इधर हुआ तो डी इधर होगा, बस इतना जानना होगा। अब डी और एफ के बीच में क्या बोला था, ओनली 5 पर्सन्स आर बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में कितने आदमी हैं, 5 है, 1 2 3 4 5 है डी और एफ के बीच में। मतलब हमारा ये पहला वाला ये हमने बना लिया यहां तक। अब जी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। जी किधर है, एफ के राइट में तीसरे स्थान पर, थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के तीसरे स्थान पर कौन है, जी है। तो हम एफ अगर इधर पकड़े तो राइट साइड में बोला है तो राइट इधर होगा, तो इधर तो जगह ही नहीं है आप इससे, तो एफ इधर आ जाएगा। एफ के जी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ, जी तीसरे राइट साइड में, पहला दूसरा तीसरा, तो जी यहां होगा, मतलब ये डी इधर नहीं होगा, तो फिर डी इधर होगा, एफ इधर नहीं होगा, एफ इधर हो जाएगा, बस। अब ये भी हो गया, जी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। अब ई इज द इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड डी। ई कौन है, सी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी है। किसका, ई सी और डी का, सी और डी का निकटतम पड़ोसी है ई। तो ये भी हो गया, ये भी बन गया। अब जी इज नॉट द नेबर ऑफ बी। जी किसका पड़ोसी नहीं है, बी का पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि जी यहाँ है तो यहाँ बी नहीं होगा। तो अगर यहाँ पर बी लिखे तो जी का पड़ोसी होगा, तो बी यहाँ होगा। अब जी बी का पड़ोसी नहीं हुआ, तो अब यहाँ पर कौन एक छूटा है, ए छूटा है, तो ऐसा बनेगा। अब सवाल में पूछा है हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड सी।
ए और सी के बीच में कौन बैठा है? ये बैठा है जी, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी। P:37 है तो T:question मार्क, P: क्या होगा? P से 37 कैसे आया वो देखते हैं। वैसे P का प्लेस वैल्यू कितना है? 16 है। अगर इसमें हम 21 ऐड कर देंगे तो 37 आ जाएगा। T का वैल्यू 20 है, यहाँ पर 21 ऐड कर दिया तो यहाँ पर भी हम 21 ही ऐड कर देंगे तो 41 आएगा। लेकिन 41 तो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपका इस लॉजिक से नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है जो हमको पता नहीं चला अभी तक। P का वैल्यू कितना है? 16 है। अब 16 से क्या करने पर 37 आएगा? 16 इंटू 2 32 प्लस 5 37, तो 20 का 20 इंटू 2 40 प्लस 5 45 नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 और 6 16। अगर हम 1 का स्क्वायर कर देंगे और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, तो 1 और 36 37। ऐसे भी हम 37 निकाल सकते हैं। और यहाँ पर होगा कि नहीं तब पता चल जाएगा। T का वैल्यू 20 है। अब हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 0 का स्क्वायर 0। 4 प्लस 0 कितना होगा? 4 होगा। ऑप्शन में कहीं है जी, आपका ए ऑप्शन में है तो आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, स्टेटमेंट में बोला है कि P इज स्मॉलर एंड इक्वल टू L, L इज स्मॉलर देन A। और दूसरा स्टेटमेंट में बोला है कि C इज ग्रेटर एंड इक्वल टू E, इज स्मॉलर देन S इज इक्वल टू A। ठीक है, इतना ये आपका कंक्लूजन स्टेटमेंट में बोला है। अब कंक्लूजन को देखते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा वाला सही है, गलत है, क्या है, अब पता चल जाएगा। पहला वाला में बोला है L बड़ा है E से। अब इस पहला वाला में सिर्फ L है और दूसरा वाला में E है। अब यहाँ से यहाँ जाना हो तो कोई एक तो लिंक लगाना होगा, तो लिंक यहाँ पर कौन लगाएगा? A लगाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी A है, इधर भी A है। ठीक है, अब A के माध्यम से हम इस पहला वाला स्टेटमेंट से दूसरा वाला स्टेटमेंट में जाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। अब L से क्या बोला है? A बड़ा है, L से A बड़ा है। ठीक है, अब दूसरा में बोला है A बराबर है कौन? S, तो हम A के जगह पर S भी लिख सकते हैं, क्योंकि L से A बड़ा है और A बराबर S है तो L से S बड़ा हो जाएगा। अब S से E छोटा है, S से E क्या है? छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर मेन फंडा क्या है, इसका लॉजिक मैं आप बता देता हूँ आपको। अगर आपका इस तरह का सिंबल देखिए, ग्रेटर स्मॉलर, अगर सेम टू सेम साइड ऐसे देखें, ये सेम टू सेम साइड है, या इस तरह से देखें, या कहीं बीच में माइनस इक्वल हो तो आप इस तरह का सिंबल अगर कहीं आ जाए तो बीच में आप इसका आंसर सही या गलत में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बीच में इस तरह का सिंबल आए या इस तरह का सिंबल आ जाए तो इधर से इधर नहीं जा पाएंगे, अड़चन आ जाएगा या रोड़ा आ जाएगा। ठीक है, इधर से इधर या इधर से इधर नहीं जा पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ से ब्लॉक है रास्ता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम L और E के बीच में S है, L से भी बड़ा है S और E से भी बड़ा है S, लेकिन इससे पता नहीं चलता है कि L बड़ा है कि L से बड़ा है S और E से भी बड़ा है S। अब इससे पता नहीं चलता है कि L बड़ा है कि E बड़ा है, जो कंफर्म नहीं होता है वो हम काट देंगे, तो ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला में बोला है P बड़ा है S से, P इधर है, S इधर है। अब पहले P से A तक जाएंगे, क्योंकि A दोनों साइड में A है, तो P से A तक जाएंगे। P से बड़ा है L, L से बड़ा है A, मतलब P से बड़ा है A।
ठीक है ना। P से बड़ा है L, L से बड़ा है A, मतलब P से बड़ा है A, P से बड़ा है A। अब A बराबर कौन है? A से, तो हम P बराबर A के जगह पर हम S भी लिख सकते हैं, मतलब P से S बड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? S से P बड़ा है, उल्टा बोल रहा है, तो आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो आपका बोथ कंक्लूजन्स 1 and 2 फॉलो होगा यहाँ पर, ठीक है। आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया है, बोथ कंक्लूजन नहीं हुआ, नाइदर कंक्लूजन 1 nor 2 फॉलोस होगा। आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए नहीं होगा, ठीक है। ये न तो एक या दो सही, तो नाइदर कंक्लूजन 1 nor 2 फॉलोस। आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ए नहीं बल्कि बी, ठीक है। अब ये सवाल देखिए। अब ये सवाल देखने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर आप जीके जीएस देखना चाहते हैं, जीके जीएस, तो मेरे इस यूट्यूब वीडियो में आप लाइन चेक करके देखिए, एक एक करके स्क्रॉल करते जाइए, आपको जीके जीएस का भी सवाल अगर चाहे तो आप देख सकते हैं। जीके जीएस में मैं क्या पढ़ाता हूँ आपको, पॉलिटी का दिखा देता हूँ, उसी का वीडियो है, ठीक है। पॉलिटी का है, वर्ल्ड हिस्ट्री का है, आपका ज्योग्राफी का है, जैसे कि ज्योग्राफी में जैसे लेक्स, झील के बारे में है, पहाड़ पर्वत के बारे में है। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में है, बुक्स एंड ऑथर, ट्राइब्स जनजाति, ट्राइब्स एंड फेस्टिवल्स, वगैरह वगैरह। आपको सिर्फ इतना ही नहीं, और जैसे कि नृत्य, क्लासिकल डांस, फोक डांस, किसी भी राज्य में कौन सा नृत्य शैली किस राज्य में प्रसिद्ध है, वो सब आपको जीके जीएस का वीडियो में मिलेगा। अगर आप चाहे तो स्क्रॉल करके वहीं पर देख सकते हैं, ठीक है। अब इस सवाल को जाएंगे। पहले इंग्लिश का भी मैं करता था क्लास, और मैथ्स का भी करता था, लेकिन 4 सब्जेक्ट मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस, इतना टाइम नहीं होने से मैं ज़्यादातर रीजनिंग करता हूँ और कभी कभी जीके जीएस का करता हूँ। बस अभी इंग्लिश और मैथ्स को छोड़ दिया, टाइम के मद्देनजर रखते हुए टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर 4, 17, 34, 53, 76, और अगला क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो इस तरह का सवाल आते हैं। यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम इसमें ऐसे ही करके देखते हैं, ठीक है, डिफरेंस निकाल के। तो यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं। अब 4 और 17 के बीच में कितना डिफरेंस है, पहले वो निकालने के प्रयास करेंगे। 13 का डिफरेंस है, 13 और 4 17। 17 और 34 के बीच में कितना डिफरेंस है, 17 + 17 34। 34 और 53 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 19 का डिफरेंस है। अब इधर कितने का डिफरेंस है, 23 का डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर क्या चल रहा है, आप पैटर्न क्या है, यहाँ पर 13 है, 17 है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, इधर 2 का डिफरेंस है, इधर 4 का डिफरेंस है। अब ऐसा 2 का 4 का डिफरेंस यहाँ से वो लॉजिक नहीं है, यहाँ पर प्राइम नंबर का डिफरेंस है, ठीक है, प्राइम नंबर है। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है, 17 होता है। 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो नंबर सिर्फ उसी नंबर से या एक से हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उस नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब 13 को हम 1 और 13 के अलावा कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, 17 को भी, 19 को भी, 23 को भी। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 होगा। 27 को तो हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 7 से भी कर सकते हैं। तो 29 को 1 और 29 के अलावा कोई भी नंबर से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अगला प्राइम नंबर 29 है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या है, प्राइम नंबर का लॉजिक है, ठीक है। तो अब हम इसको ये 4 और 13 17, 17 और 17 34, 34 और 19 53, 53 और 23 76, 76 और 29 कितना होगा, 9 से 15, हैंड ओवर 1, 7 2 9 1 10, यानी कि 105 होगा आपका ये ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन से है, थोड़ा क्रिटिकल लगता है लेकिन आसान होता है। पहले अगर आप
इसका आइडिया ना हो तो आपको थोड़ा क्रिटिकल भी लग सकता है, लेकिन आसान होता है। मैं दिखा देता हूँ कैसे। मंजू इज द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ विकी's फादर विनोद। सचिन इज मंजू's ब्रदर। हाउ इज सचिन रिलेटेड टू विनोद्स फादर? अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे बोले तो, मंजू इज द मंजू डॉटर है किसका? ऑफ द ब्रदर ऑफ विकी's फादर विनोद। पहले हम विकी से बनाएंगे तभी आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले हम विकी, विकी लड़का का नाम है, VICKY। विकी का फादर कौन है? विकी's फादर, विकी का पापा विनोद है। मेल पुरुष को हम प्लस देंगे, ठीक है। विकी का पापा विनोद है। अब मंजू कौन है? अब यहाँ पर अब निकलेगा, मंजू इज द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ विकी's फादर विनोद। मतलब विनोद, विकी का पापा विनोद, विनोद का भाई कौन है? विनोद का भाई का नाम नहीं बताया है, लेकिन विकी का पापा का भाई का बेटी है कौन? मंजू, ऐसा बोला है मंजू, ठीक है। मंजू फीमेल है, वही तो बोला है। आप देखिए तो, मंजू इज द डॉटर ऑफ द ब्रदर ऑफ द विकी's फादर विनोद। विकी का फादर विनोद का भाई का बेटी है। अब सचिन इज मंजू's ब्रदर। सचिन कौन है? मंजू का भाई है। अब सचिन इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। सचिन ये मेल है, मतलब विकी का चाचा है। ये चाचा का 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। बेटा का नाम सचिन, बेटी का नाम मंजू। अब सवाल में पूछा है, हाउ इज सचिन रिलेटेड टू विनोद्स फादर? अब विनोद का फादर, विनोद का फादर ये है, लेकिन सचिन का क्या है? ये विकी का क्या है? सचिन का, विकी का फादर विनोद है, विकी का विनोद का फादर है ये, तो विनोद का फादर विकी का ग्रैंडफादर होगा। लेकिन यहाँ सवाल में पूछा है विनोद, सचिन क्या लगता है? विनोद का, विनोद फादर, विनोद का फादर का। सचिन कहाँ है? यहाँ है। अब ये आदमी इसका क्या लगता है वही पूछा है। मतलब ये इनका, इस आदमी का 2 बेटे हैं, एक विनोद, दूसरा का नाम नहीं बताया नहीं गया है सवाल में, ठीक है। 2 बच्चे 2 बेटे हैं। अब ये आदमी का भी 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। ये बेटा है, इसका बेटा ये, इसका बेटा ये, मतलब इसका ये क्या लगेगा वही पूछा है। विनोद का फादर का सचिन क्या लगता है? तो बेटे का बेटा क्या लगेगा? पोता लगेगा, यानी कि ग्रैंडसन। आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप अमंग ऑनियन, मैंगो एंड फ्रूट। यहाँ पर 4 अलग अलग तरह का वेन डायग्राम दिया गया है, तो ऑनियन, मैंगो और फ्रूट का सही डायग्राम कौन सा वाला होगा वही हमको जानना है। तो पहले हमको इनका बारे में जानना होगा। ऑनियन क्या है? प्याज, यानी कि एक वेजिटेबल है, सब्जी में आता है, सब्जी में, ठीक है। और ये मैंगो क्या है? फल है, आम। अब फ्रूट का मतलब फल है। तो कैसे बनाएंगे इसको? पहले देखिए, फ्रूट बनाएंगे, ठीक है। फ्रूट के अंदर ही आएगा मैंगो। सभी मैंगो फल में ही गिनती होता है, कोई भी सब्जी में या अनाज में गिनती नहीं होता है। हर मैंगो फ्रूट के अंदर ही आता है, तो ऐसा होगा। और ये ऑनियन न तो फ्रूट है न तो मैंगो के साथ कोई संबंध ही नहीं है, तो ये अलग होगा इस तरह का। तो इस तरह का फिगर कहाँ है? आपका डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, फाइंड द रिलेटेड वर्ड इन द गिवन क्वेश्चन। चेयर इज टू वुड है तो पेन इज टू क्वेश्चन मार्क। मतलब चेयर, अगर चेयर या हम जो बैठते हैं चेयर, उसको अगर लकड़ी से बनाया गया है तो पेन को किस चीज से बनाया गया है? आपका 4 ऑप्शन है। जिप, जिप का मतलब चेन, जो हमारा पैंट में चेन होता है उससे बनाया होता है, या कॉटन से, कपास से, क्लॉथ कपड़ा से, या पेपर से, कागज से। अगर चेयर लकड़ी से बनाया गया है तो पेंट किस चीज से बनाया गया है वही पूछा है। अब कोई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कॉटन और क्लॉथ के बीच में, ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर चेयर पेड़ से नहीं बोला है, लकड़ी से बोला है। पेड़ बोला होता तो ट्री होता है,
तो उसी प्रकार यहाँ पर पैंट भी आपका कपड़े से बनता है, न कि कपास से बनता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लॉथ हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।